टी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे दिन भर का ट्रेड सेटअप आज कैसा रह सकता है, एशिया बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है, ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ कल बाजार बंद होने के बाद अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं इसके बारे में क्विकली हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से। और इस वक्त शुरुआत अच्छी हो रही है एक्सजीएक्स निफ्टी की। इस वक्त करीब 18,870 के पास एक्सजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अच्छी मजबूती है। जापान के बाजार भी करीब 200 अंक ऊपर खुल रहे हैं। वहीं हांगकांग और चीन के बाजार देखेंगे तो वहां पर हल्की कमजोरी है। चीन के बाजार में 0.5% की गिरावट है और हांगकांग के बाजार में भी लाल निशान में शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में है, तो मिले जुले क्यूज हैं। लेकिन एक्सजीएक्स निफ्टी की शुरुआत काफी स्ट्रांग है और 50 पॉइंट्स ऊपर इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। बाकी ग्लोबल मार्केट से भी अपडेट लेंगे तो वहां से भी संकेत अच्छे आ रहे हैं। लगातार 6 दिनों से जो डाउ जोन्स टूट रहा था वहां पर ब्रेक लगा और कल हमने देखा कि 200 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली। और इसके अलावा नैस्डैक में भी करीब 1.5% की तेजी नैस्डैक में भी देखने को मिली है। यहाँ पर सपोर्ट मिला टेक शेयरों से। कल के दिन हमने देखा था कि टेक शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कल वहां पर जो रिकवरी आई निचले स्तरों से और शानदार रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद हमने देखा कि नैस्डैक इंडेक्स भी करीब 1.5% ऊपर की क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली। एक और चीज हुई, वहां पर काफी सारे कल इकोनॉमिक डेटा आए जिस पर कि हमारी नजर थी और मजबूत नंबर्स निकल कर आए हैं, तो उससे भी बाजार को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला। क्योंकि अब कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि इकोनॉमी मंदी की तरफ जा रही है। अब ये जो डेटा पॉइंट्स आए उसके बाद मंदी का डर तो खत्म हुआ, लेकिन हाँ फेड जो लगातार फैसले ले रहा है, टाइटनिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसका असर थोड़ा कम दिख रहा है। और आगे जैसा कि फेड चेयरमैन बार बार कह रहे थे कि डेटा ड्रिवन होगा आगे के कदम और देखना होगा कि ब्याज दरों में किस तरह का फैसले यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो उसका असर कुछ बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हमने देखा। लेकिन जो डेटा पॉइंट्स आए उससे बाजार में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी और हमने देखा कि जनवरी 2022 के बाद यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अपने ऊपरी स्तर पर थे। न्यू होम सेल के जो आंकड़े आए वहां पर 20% की बढ़त देखने को मिली और यूएस ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर मिले वहां पर भी 1.7% की ग्रोथ थी। हम नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान कर रहे थे, तो ये कुछ डेटा पॉइंट थे, मजबूत नंबर्स थे, जिसके चलते हमने बाजार में तेजी देखी। अब आज पोर्तुगल में होने वाले ईसीबी फोरम में, जिसमें कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें फेड चेयरमैन के बयान पर भी नजर रहेगी और साथ ही ईसीबी के भी के भी गवर्नर वहां पर मौजूद होंगे। तो इन सब पर हमारी नजर रहेगी किस तरह के कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं आगे के रेट साइकिल को लेकर। यूरोप के बाजारों में भी संकेत अच्छे हैं, सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही बंद हुए। लेकिन जैसा कि हम आपको बताए थे कि यूएस में जो मजबूत इकोनॉमिक डेटा है उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स चढ़े, डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती आई और ब्याज दरों में बढ़त के अनुमान से अब सोने में हमने गिरावट देखी और $1930 के नीचे सोना आ चुका है। और इसी का असर हमने कच्चे तेल पर भी देखा और यहाँ पर भी 2% की गिरावट देखने को मिली जिस तरह से डेटा है। अब ये माना जा रहा है कि आगे ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो लंबे समय तक जारी रह सकता है। और यहाँ पे कुछ की कमेंट्स भी निकल कर आए। कल गीता गोपीनाथ ने कहा कि महंगाई को काबू में लाने के लिए सेंट्रल बैंकों ने काफ़ी सारे कदम उठाए, लेकिन आगे भी ये जो तेज़ी है ये जारी रह सकती है बढ़त की। और ऐसा ही कुछ क्रिस्टीन लगार्ड का भी कहना था, ईसीबी प्रेसिडेंट का, और उनका भी कहना था कि यूरोप एरिया में भी महंगाई अभी भी ऊपरी स्तरों पर ही है। तो दुनिया भर के जो ऑफिशियल्स हैं की ऑफिशियल्स हैं, उनका यही मानना है कि दरों में जो बढ़त का दौर है वो अभी लंबे समय तक जारी रह सकता है। तो ये कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं और आज फेड चेयरमैन के बयान पर भी हमारी नजर रहेगी। ओवरऑल अगर बात करें तो अभी तो फिलहाल जो संकेत आए हैं वो मजबूती के हैं, उसका असर हम देख रहे हैं एक्सजीएक्स निफ्टी में भी दिख रहा है और 60 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो चलिए आज के लिए तो संकेत ठीक ठाक ही है। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। और कल हमने देखा कि एफआईएस और डीआईएस के एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, करीब 2024 करोड़ की। और घरेलू निवेशकों की भी बात करें तो कैश मार्केट में 1990 करोड़ के आसपास की वो बिकवाली करके गए। लेकिन हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में जिस तरह से तेजी आई थी बाजार में, इन आंकड़ों ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया। इसके अलावा कल के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा था और निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं और उससे आज
किस तरह के क्यूज लेने चाहिए, एक बार ये समझ लेते हैं एफएनओ सेटअप। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, चेक, माइक चेक। अंश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ एफएनओ जी जी, सेटअप कैसा लग रहा है अंश, इसके बारे में अपडेट दीजिए। हेलो। हाँ, आप रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली आवाज़ जी थोड़ा ब्रेक हो रहा है। जी अंश, एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा उसका अपडेट दीजिए अभी, जिसको लेकर हम आज के लिए क्यूज कैसे समझ सकते हैं। तो आज का एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो निफ्टी में तो आज एफएनओ के हिसाब से देखेंगे तो फ्रेश लॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी ने कल अच्छा क्लोज दिया है, 18,800 के ऊपर क्लोज होने में सफल रहा है। अगर हम सपोर्ट देखें निफ्टी का, तो पहला सपोर्ट रहेगा 18,740 के पास में, जो कल के ओपन के थोड़ा नीचे है। और उसके आगे जो दूसरा सपोर्ट रहेगा, अहम सपोर्ट उसके नीचे, वो रहेगा 18,650 का। अगर हम रेजिस्टेंस देखें ऊपर की तरफ, तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 18,900 के करीब, जो ऑल टाइम हाई के थोड़ा ऊपर है वहां पर ही। और उसके आगे जो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा वो साइकोलॉजिकल लेवल वाला है 19,000 का। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, तो यहाँ पे सपोर्ट हमें दिख रहा है एक 43,740 पे। और उसके बाद यहाँ से अगर सर का, तो दूसरा सपोर्ट आ रहा है 43,550 पर। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 44,250 का दिख रहा है। और उसके आगे 44,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इंडिया विक्स भी अगर हम देख लेते हैं, इंडिया विक्स 5% से गिरा है 10.7 लेवल पे। यूजुअली इस लेवल पे ज्यादातर इंडाइसेस निफ्टी साइडवेज चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा हल्का वॉलेटिलिटी की आशंका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। आगे हम कुछ और भी डेटा पॉइंट्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है इसको देखते हुए भी, क्योंकि आज एक्सपायरी होनी है, सीरीज की एक्सपायरी होनी है आज, तो उसको देखते हुए भी थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर इंडेक्स में रणनीति क्या अपनाएं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए देवांग शाह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें ट्रेंड की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने देखा काफी अच्छा, हमने कल के सेशन मोमेंटम देखा है। हमें लगता है कि अभी भी निफ्टी में अपसाइड देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, सपोर्ट है 18,700, 18,950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है 43,700 के सपोर्ट है। एंड जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 44,500, 44,600, यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं, इसको आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाए फिर? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने वापस हमने देखा एक बाउंस बैक देखने मिला है। तो हमें लगता है कि अपसाइड इसमें अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने चाहिए 5,025 का, टारगेट है 5,327। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज की ओवरऑल बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिल रहा है। हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमने कल भी एक मोमेंटम देखा था स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4,615 का, टारगेट है 4,810। सो मच देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 5327 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 5,025 का। और कोफोर्ज भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। 4,810 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 4,615 का। तो ये हैं दो ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से एक एक करके आपके सामने ये भी रखेंगे। और आज विप्रो पर नजर रखिए, बायबैक का ऑफर 30 जून तक कंपनी ने बढ़ा दिया है, तो ये एक अपडेट है आपके लिए। एसबीआई भी फोकस में रहेगा। बैंक ने एसबीआई पेंशन फंड में 20% हिस्सेदारी खरीद ली है, तो इसके चलते आप एसबीआई पर नजर रखिए। रैमको सीमेंट, यहाँ पर रमा मासामजी राजा नगर प्लांट
कंपनी ने शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में ये प्लांट है और 15 साल में पहला प्लांट ये शुरू हुआ है रैमको सीमेंट की तरफ से। और इसकी जो कुल क्षमता है वो 3000 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला ये प्लांट शुरू किया गया है। तो आज इस खबर के चलते रैमको सीमेंट भी फोकस में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं एचडीएफसी बैंक पर। और आरबीआई ने एचडीएफसी क्रेडिला के नए ग्राहकों को जोड़ने के संबंध में पाबंदी में ढील दे दी है। तो ये आरबीआई की तरफ से एक अपडेट आया है। और हमने देखा था कि कल एचडीएफसी बैंक दोनों ही फोकस में थे। मर्जर को लेकर अनाउंसमेंट हो चुका है, उस पर उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, जिसके चलते हमने दोनों ही बैंकों में तेजी देखी। और अब ये एक अपडेट आ रहा है आरबीआई की तरफ से भी। इसके अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर भी नजर रखिए। ऑर्डर जीतने की खबर है। गुजरात मेट्रो से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। सूरत मेट्रो रेल के पहले चरण के लिए ऑर्डर दिया है और इसकी जो वैल्यू है वो 857 करोड़ का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। आगे बढ़ते हैं और स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस पर भी आप नजर रखिए। हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ के लिए नए सीईओ और सीओओ की नियुक्ति हुई है। कल्पेश दवे सीईओ और अनूप सक्सेना सीओओ के तौर पर नियुक्त हुए हैं। तो आज स्टार हाउसिंग फाइनेंस भी इस नए मैनेजमेंट अपडेट के चलते इस पर आप नजर रखिए। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पर भी फोकस रखिए। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है और हम आए दिन इस तरह की खबर सुनते हैं। और इसमें अब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक भी आईटी जांच की रडार पर आ चुका है। चेन्नई में वेरिफिकेशन के लिए आईटी विभाग जांच कर रहा है और बैंक की तरफ से कमेंट आया है कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम देख रहे हैं इस तरह की खबर आ रही है बैंकों से जुड़ी, तो उसका कुछ रिएक्शन हम स्टॉक पर भी देखते हैं। तो इसके चलते आज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर भी नजर रखिए। चलिए, ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हम अब ईटी नाउ स्वदेश पर एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्शंस के चैंपियन। और इसके जरिए इस सेगमेंट के जरिए अब मार्केट आज में हम हर घंटे आपको बताएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। जानिए ऐसे ट्रेड जो आपको मुनाफा जरूर कमाएंगे। हमारी रिसर्च टीम देश के दिग्गज डेरिवेटिव एक्सपर्ट से बातचीत करेगी और कमाई के लिए शानदार ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएगी। यानी ऑप्शंस में कमाई अब दिन भर होगी। कमाई का कोई भी मौका आपसे नहीं छूटेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाद आपका स्वागत है। और अब चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। यहाँ पर आज किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, हम थोड़ी देर में एक्सपर्ट को शामिल करने की कोशिश करेंगे। वो इनफैक्ट वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। केडिया कमोडिटी से अजय केडिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अच्छा, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी पर रणनीति शेयर करिए, क्या करें यहाँ पर। कल हमने देखा कि यूएस के जो डेटा आए उसके बाद थोड़ी वीकनेस देखी। इन डेटा को आपने कैसे एनालिसिस किया और फिर आगे सोने चांदी की चाल कैसे देख रहे हैं आप, यहाँ से क्या और वीकनेस बढ़ेगी? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त काफी सुस्त रेंज में चल रहा है, 102.60 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा पॉइंट और जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो हमने रशिया में होते हुए देखा था उसकी वजह से प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में हमने यूएस से कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा अच्छा आते हुए देखा, न्यू होम सेल का डेटा अच्छा आते हुए, जिसके चलते सोने को कहीं ना कहीं एक दबाव झेलना पड़ा। तो मुझे लगता है मार्केट में एक दायरा ही मेंटेन रहेगा आज के सेशन में भी, जहाँ पे हम बिकवाली करके चल सकते हैं। तो आज के ट्रेड सेटअप के हिसाब से एमसीएक्स गोल्ड को 58,400 के करीब बेच के चलना चाहिए। नीचे में 59,900 तक के लेवल हम गोल्ड में मिलेंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो जिस दिन से बेस मेटल के अंदर गिरावट बनी थी, चांदी में भी ये दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा भी अगर बाउंड 69,800 के करीब मिलता है तो चांदी को बेच के चलना चाहिए। 68,850 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है व्यू चांदी पर। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं वीकनेस है और कल तो 2% तक की गिरावट देखने को मिली। $72 के आसपास के लेवल्स भी आए हैं कच्चे तेल में। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, और करेक्शन दिखेगा मौजूदा स्तर से? देखिए, एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि अभी भी काफी समय से हम कच्चे तेल को एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं।
बट जिस ढंग से कल के सेशन में हमने देखा कि लोअर डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है, जो नंबर्स भी आए हैं इकोनॉमी के वो काफी खराब आते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते हमने दबाव बनते हुए देखा। तो टेम्परेरी ये दबाव कंटिन्यू रह सकता है, बट फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। तो आज के लिए थोड़ा बाउंस आ सकता है, 5680 के करीब बेच के चलिए, 5500-5520 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है राय क्रूड पर, और यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए 5580 के लेवल्स अब यहाँ पर खुल रहे हैं। 5600 के भी नीचे फिसल सकता है क्रूड ऑयल, तो इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा बेस मेटल्स में भी राय दीजिए अजय, कहाँ मौके देख रहे हैं आप? जी, अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो चाइना से जो कंसर्न थे उसके बाद प्राइजेस में काफी अच्छी गिरावट हमने पिछले दिनों में आते देखी है। बट कल के सेशन में लोअर लेवल पे प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, डिस्पाइट के डॉलर इंडेक्स में हम थोड़ा बहुत बाउंस आते हुए दिख रहे थे। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कॉपर और जिंक एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 715 पे कॉपर लेके चलना चाहिए 721 के टारगेट के लिए। जिंक को भी 213 के करीब लेके चलना चाहिए 210 के स्टॉप लॉस से 218.50 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जिंक अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से, कल थोड़ी रिकवरी आई थी मेटल्स, बेस मेटल्स में। तो जिंक और कॉपर में खरीदारी करके चलिए, लेकिन सोने, चांदी और कच्चे तेल तीनों में ही बिकवाली का ट्रेड की राय इस पर दी जा रही है। वीकनेस यहाँ पर थोड़ी और गहरा सकती है। तो गोल्ड में आप 58,100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 57,900 अगर वो भी टूटा तो 57,900 तक टूट सकता है गोल्ड। चांदी में भी आप 69,200, 68,850 के लेवल्स के लिए बिकवाली कीजिए, और क्रूड ऑयल में 5580, 5500 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और खबर का रुख करते हैं। और इस बीच अदानी ग्रुप के शेयर्स फोकस में। अदानी ग्रुप ने अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर SEC की जांच को लेकर सफाई दी है, और ग्रुप ने कहा है कि उन्हें जांच को लेकर कोई जानकारी नहीं है, उनके सभी डिस्क्लोजर सार्वजनिक है। ग्रुप ने कहा कि उनकी कंपनियां जो कि भारतीय एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में बॉन्ड जारी किए हैं और जो सिंगापुर एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। हमारे 6 कंपनियां अंबुजा, ACC, अदानी विल्मर, NDTV, APL और अदानी टोटल गैस ने घरेलू बाजार में बॉन्ड जारी किए, जो कि घरेलू एक्सचेंज पर लिस्टेड है। जबकि 4 कंपनियां अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज ने ग्लोबल मार्केट में बॉन्ड जारी किए हैं, जिसमें से सिर्फ अदानी पोर्ट कॉर्पोरेट इशूअर है। वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरेट बेसिस पर इशू किया है, बाकी सीमित ग्रुप इशू हैं। अदानी ग्रुप के ज्यादातर बॉन्ड रेगुलेशन S 144A और रेगुलेशन D के तहत आते हैं। रेगुलेशन D के तहत आने वाले बॉन्ड को छोड़कर बाकी लगभग सभी बॉन्ड XGX या इंडिया INX पर लिस्टेड हैं। ये बॉन्ड RBI की सख्त ECB गाइडलाइंस तहत आते हैं और इन बॉन्ड के ऑफर डॉक्यूमेंट्स में पूरे डिस्क्लोजर दिए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर कानूनी अनिवार्यताओं के मद्देनजर डिस्क्लोजर और जानकारी जमा कराई जाती है। तो ये थी अदानी ग्रुप से जुड़ी खबर, और यहाँ पर अदानी ग्रुप की तरफ से सफाई आई है। हमने देखा था कि अदानी ग्रुप के शेयरों में कल वीकनेस थी। आज ये जो क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, उसके चलते आज इन कंपनियों में हल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। देखना होगा स्टॉक एक्शन, लेकिन कल हमने देखा कि दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके चलते। चलिए अब बात करते हैं टॉप ट्रेडिंग कॉल्स की, और क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं पहले वो आपके सामने रखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट 5300 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 5100 का। और JSW स्टील में भी खरीदारी करने की राय 755 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 775 का। तो JSW स्टील के लिए 774 का टारगेट। इसके अलावा रेलिगेयर की तरफ से जो रिकमेंडेशन मिले हैं उसमें पहला है JK टायर, खरीदारी करके चलिए JK टायर में, और यहाँ पर 233 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 202 का। और RBL बैंक में भी खरीदारी करने की राय है 188 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 167 का। RBL बैंक 188 के टारगेट के लिए आप एंट्री ले सकते हैं आज यहाँ पर। इसके अलावा निर्मल बैंक ने HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। लेवल्स ये देख रहे हैं 1700 का, स्टॉप लॉस होगा 1625 का। और RCF में भी बाइंग रिकमेंडेशन है इनकी तरफ से, स्टॉप लॉस 116 का देख रहे हैं,
माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस है 106 का और टारगेट 116 के लेवल्स के लिए आप आरसीएफ में खरीदारी कर सकते हैं। तो आज सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय है, नोट डाउन कर लीजिए। आरसीएफ, एचडीएफसी बैंक, जेके टायर, आरबीएल बैंक और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल और जेएसडब्ल्यू स्टील भी टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर है, इन पर आप नजर रखिए और सभी में तेजी करने की राय आज एनालिस्ट की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी समझ लेते हैं और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरा अपडेट लेकर। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे फोकस करेंगे, जहां पे सीएलएसए ने 2 कंपनीज पे रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पे वो ज़्यादा बुलिश नहीं है, हालांकि उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 680 रुपये के टारगेट्स रखे हैं, पर उनका कहना है कि जो अभी रिसेंटली स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिला है, यहाँ से अब तेज़ी उनको कम लगती है। और इसके अलावा अगर कामकाज की बात करें तो वो ज़रूर स्थिर होता हुआ दिखा है, जहाँ की FY24 में कि स्टेबल प्रोटेक्शन मोमेंटम देख रहे हैं, साथ ही मार्जिन्स भी स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। पर वहीं अगर एसबीआई लाइफ की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाया है, 1375 से बढ़ाकर अब 1550 के कर दिए हैं और खरीदारी की राय यहाँ पे बरकरार रखी है। यहाँ पे एसबीआई को लेके जो पुश है वो आगे कंटिन्यू रहेगा और साथ ही मार्जिन्स की भी एक स्टेबल गाइडेंस दे रहे हैं 29 से 31% के बीच में। इसके अलावा फोकस करेंगे टाटा मोटर्स ने, कंपनी में एनुअल रिपोर्ट भी निकाली है, पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट जो आई है जहां पे उन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है 624 से बढ़ा के 690 कर दिया है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। इनका कहना है कि जो जेएलआर की वॉल्यूम्स है पहली तिमाही में वो स्टेबल होती हुई नजर आएंगे और यहाँ से जो ग्रोथ मोमेंटम है करीब 29% का साल दर साल इनकी जेएलआर रिटेल वॉल्यूम सुधरनी चाहिए मई के महीने में, ऐसे उनके कुछ आंकड़े और एस्टिमेट्स कह रहे हैं और डोमेस्टिक बिजनेस से भी सहारा है। भारतीय एयरटेल पे फोकस करेंगे, सीएलएसए ने खरीदारी की राय के साथ 1030 के टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पे उनका कहना है कि जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है एक ऑल टाइम हाई पे आता हुआ दिखा है और डेटा सब्सक्राइबर और आरपू में लगातार हम ग्रोथ भी देख रहे हैं। गुजरात गैस पे जेफरीज की नजर है, जहाँ पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, 420 के यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। EBITDA मार्जिन्स ऑफ मॉर्बी के जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से कम जरूर रह सकते हैं पहली तिमाही में और साथ ही दूसरी तिमाही में भी प्राइस कट के चलते थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आखिरी पे रुपए पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर से 80 रुपए प्रति डॉलर के पास जो है वो जाते हुए दिखा है रुपया, और इसके पीछे के कुछ कारण भी उन्होंने बताए हैं, जहाँ पे लोअर करेंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 2 से 2.5% के रेंज में एक सस्टेनेबल लेवल है, जिसके चलते उनका अनुमान है कि रुपया जो है वो 80 रुपए प्रति डॉलर के पास जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। एचडीएफसी लाइफ पर नजर रखिए, अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 680 के लेवल्स के लिए। एसबीआई लाइफ में आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स में भी टारगेट प्राइस बढ़ाया है और गुजरात गैस में 420 के लेवल्स यहाँ पर टारगेट सुझा रही हैं जेफरीज की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खड़ा सौदा। नमस्कार।